हेलो बच्चों, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं आरटी एकेडमी में और आरटी एकेडमी पर क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स। आज है बारी लेक्चर 2 की। हमने वेव ऑप्टिक्स में हिस्ट्री ऑफ लाइट जाना था। ये जाना था कि लाइट को लेकर कौन कौन से साइंटिस्ट ने, बहुत फेमस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी है। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज और हैं, हमें सारी नहीं पढ़नी है। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेव ऑप्टिक्स में, जो पहली वेव थ्योरी है, वो है हाइगन्स थ्योरी। और हम आज करने जा रहे हैं, आज का एजेंडा है कि हाइगन प्रिंसिपल को समझा जाए। फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आरटी एकेडमी चैनल को और वेव ऑप्टिक्स मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करिए। क्लास 12 की हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और आइए हाइगन प्रिंसिपल पे स्टार्ट करते हैं। हाइगन साहब एक साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड्स के थे और बहुत जीनियस माइंड थे। मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकल इंटरप्रिटेशन चीज़ों का अच्छा था और उन्होंने लाइट को वेव माना। इंपॉर्टेंट बात कि उस वक्त न्यूटन साहब की थ्योरी थी कि लाइट पार्टिकल है, उनके कंट्रास्ट में इन्होंने लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर किया। अब वेव है तो वेव के कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सल है, कौन से मीडियम में चलती है, पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं, कौन ट्रैवल कर रहा है इसमें, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या ऑसिलेट्स लाइट को लेकर दिए। अगर वेव माना तो कैसी वेव माना? पहली बात इन्होंने कंसीडर किया कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और आज के जमाने में हमें पता है कि ईएमडब्ल्यू हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वहां हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, लाइट ट्रांसवर्सल वेव होती है। लेकिन अब देखिए कि इनकी थ्योरी में इन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसीडर किया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ दूसरा असम्पशन कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब है, गौर से देखें। मैकेनिकल वेव का मतलब है ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, ऐसी चीज को हम लोग, ऐसे वेव को मैकेनिकल वेव्स बोला करते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने की बात हाइगन्स की है, उस समय पर ऐसा बिल्कुल नहीं समझा जाता था कि नॉन मैकेनिकल वेव्स एग्जिस्ट भी करती हैं। ये असम्पशन था कि जितनी वेव्स हैं वो मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती है, किसी भी तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मीडियम ही होना चाहिए, कोई मटेरियल ही होना चाहिए जिससे वेव सच में प्रोपेगेट करेगी। इस बात की थ्योरी उस वक्त थी ही नहीं कि नॉन मैकेनिकल वेव सच में एग्जिस्ट करती है, तो मैक्सवेल के बाद आया है, इसलिए उन्होंने इसको मैकेनिकल वेव कहा। और मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो लोगों ने ये भी सवाल उठाने शुरू किए कि जब सन से लाइट अर्थ पे आ रही है तो इन बिटवीन सन एंड अर्थ जहां कुछ भी नहीं है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, वहां कौन सा मीडियम है जो लाइट को प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब लाइट के प्रोपेगेशन की ये बातें आई तो फिर एक अजीब सी थ्योरी, जिसको ईथर थ्योरी बोला गया, इसकी स्पेलिंग कई लोग गलत लिख देते हैं, उसको ईथर ही लिख देते हैं जो केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री का ईथर नहीं है, एथर है। ये एथर की थ्योरी डेवलप की गई कि सारी दुनिया में ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मटेरियल स्प्रेड आउट है चारों तरफ, हर डायमेंशन में। जहां कुछ नहीं है, जहां स्पेस है, वैक्यूम है, वहां भी ईथर नाम का हाइपोथेटिकल मटेरियल फैला हुआ है। और इसके वाइब्रेशन से, इसके हिलने डुलने से लाइट, इसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। इस तरह की बहुत लंबी थ्योरी है और बहुत सालों तक चली। माइकलसन मोरले का एक बहुत ही पुराना और फेमस एक्सपेरिमेंट है जो फेल हुआ कई बार, और उस फेलियर ने यह बताया कि ईथर जैसा कुछ नहीं होता है और लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। और लेटर ऑन थ्योरी से, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने प्रूव भी किया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच रियली डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हालांकि हम हाइगन प्रिंसिपल पे, तो हाइगन प्रिंसिपल पे रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़े। इन्होंने ये असम्पशन माना कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन के कंट्रास्ट में इन्होंने ठीक उल्टा बोला था, तो कहीं कहीं इनकी बात लगभग ठीक थी और न्यूटन साहब की थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। लेकिन इन सारी थ्योरीज में, चाहे न्यूटन की हो चाहे हाइगन की हो, इन लोगों ने ऑप्टिकल डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी की तरह ट्रीट नहीं किया था। इन्होंने ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से रिलेट करने की कोशिश की। मतलब हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि रेयर वो मीडियम है जिसमें स्पीड ज्यादा हो और डेंसर वो मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। ऐसा ही पढ़ा है। तो हम मास डेंसिटी से इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट जहां ज्यादा है वो रेयर है, जहां कम है वो डेंसर है। हम इस तरह बिहेव कर रहे हैं, इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं मीडियम्स को। इन लोगों ने क्या किया शुरुआत में कि ऑप्टिकल डेंसिटी की तरह चीजों को ट्रीट ना करके मास डेंसिटी से जोड़ने की कोशिश की। न्यूटन साहब के कंट्रास्ट में उन्होंने ठीक उल्टी बात बोली है, लेकिन ऑल्दो क्योंकि इन्होंने मास डेंसिटी से रिलेट करके ये टर्मिनोलॉजी यूज की है, इसलिए ये असम्पशन थोड़ा सा गड़बड़ है। आगे की बात है जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है लाइट के ट्रैवल होने का, वो इतना शानदार है, इसकी कोई लिमिट नहीं। आगे ही इनकी वेवफ्रंट की थ्योरी मेन है और वही हमें पढ़नी है।
अगला पॉइंट है कि ईच रे को हम वेव बोल रहे हैं, वेव को हम रे बोल रहे हैं, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में सेम टाइम लेती है। वेव फ्रंट क्या है? आप लोगों ने 11 की वेव पढ़ी है, जिसने 11 की वेव पढ़ी है उसको वेव फ्रंट के बारे में 100% पता है, पर अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी बहुत बात बता देते हैं। मान लीजिए कि एक सोर्स है जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पॉइंट सोर्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लेट अस कंसीडर कि यहां से किसी r सेपरेशन पर आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया और इस स्फीयर को देखें तो इसकी रेडियस r है, तो इस स्फीयर की भी रेडियस r ही है क्योंकि स्फीयर तो एक ही है, स्फीयर तो एक ही है। वेव की इक्वेशन अगर आप देखें तो वेव की इक्वेशन इज y a sin ओमेगा t माइनस kx होती है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सारे वेव्स की सेम है क्योंकि एक ही सोर्स मोनोक्रोमैटिक टाइप का रेडिएशन निकाल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज सेम फॉर ऑल। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको सेम दिखाई दे रही है और क्योंकि सबने ये x यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की है r r r r सेम ट्रेवल की है, इस वजह से ये जो अंदर का फेज जिसे हम कहते हैं ये फेज सेम हो जाता है। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां भी वेव इस स्फीयर के सरफेस पर पहुंची है सबकी सब सेम फेज में पहुंची है। और ऐसा कोई इमेजिनरी सरफेस जिस पर जो वेव पहुंचे वो साइमल्टेनियसली सेम फेज में हो हम वेव फ्रंट कहते हैं। गौर से सुनिए, ऐसी कोई इमेजिनरी सरफेस जिस पर वेव्स जब पहुंचे तो एक ही समय पर साइमल्टेनियसली सेम फेज में हो, ऐसे इमेजिनरी सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। ये वैसी बात हो गई है जैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये देखिए एक और वेव फ्रंट बना दिया मैंने। ये थ्योरी कह रही है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट, 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 एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में अगर इस वेव ने t टाइम लिया तो इसने भी t टाइम लिया, इसने भी t टाइम लिया और सबने ही t टाइम लिया। एक वेव दूसरे एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में कुछ समय लेती है, तो कोई दूसरी रे भी इन दोनों वेव फ्रंट के बीच में उतना ही समय लेगी, कोई तीसरी रे भी इन दोनों वेव फ्रंट के बीच में उतना ही समय लेगी। ये खतरनाक असम्पशन है और ये बात सिर्फ ये एस्टैब्लिश करती है कि वेवफ्रंट के अंदर फेज सेम होता है। तो अगर x सेम है तो टाइम को सेम करना पड़ेगा तभी तो फेज सेम होगा। तो ये पूरा मैथमेटिकल असम्पशन है, मतलब असम्पशन से ज्यादा इसके पीछे बहुत सारी मैथमेटिक्स की गई है, बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हम, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के असम्पशन दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी थ्योरी में जो असम्पशन है बेटे वो यही असम्पशन है कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में वेव को जाने में, रे को जाने में बराबर समय लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, रट के रखिएगा। अभी वेवफ्रंट में आने वाले क्या समझ। फिर ये कहते हैं आगे कि ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट, जितने पॉइंट्स वेवफ्रंट पे हैं दे बिहेव एज पॉइंट सोर्सेस। सारे के सारे पॉइंट जो वेवफ्रंट आया, इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट खुद ऑसिलेट करेगा क्योंकि मीडियम है ना, मीडियम में चल रही लाइट इनके हिसाब से, तो ये खुद ऑसिलेट करेगा और ये सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे, पॉइंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। अभी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये भी स्फेरिकल ज्योमेट्री की वेवफ्रंट्स या जिनको हम वेवलेट्स बोलेंगे क्रिएट करेंगे। तो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट करेंगे। तो हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट वेवफ्रंट का पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो स्फेरिकल वेवलेट्स बनाता है। जैसे पॉइंट सोर्स ने स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाई, वैसे इन सारे पॉइंट सोर्सेस ने भी अपनी अपनी स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनाई। अच्छा, ये वेवफ्रंट क्या करेंगे, इन पे कॉमन टेंजेंट बना दीजिए। ये कॉमन टेंजेंट अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये जो कॉमन टेंजेंट है ये सेकेंडरी वेवफ्रंट बन रही है। और एक वेवफ्रंट बनी, इसी तरह इसके भी हर पॉइंट को आप पॉइंट सोर्स बना करके सेकेंडरी वेवलेट्स बनाइए। वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट डालिए, एक और वेवफ्रंट बनेगी, एक और वेवफ्रंट बनेगी, एक और वेवफ्रंट बनेगी। एंड वेवफ्रंट टू वेवफ्रंट, वेवफ्रंट टू वेवफ्रंट, वेवफ्रंट टू वेवफ्रंट रेज या वेव्स आगे ट्रेवल करती जा रही हैं और हम कहेंगे कि पक्का पक्का हमारी लाइट प्रोपागेट करने लग गई। दिस इज हाउ ही कंस्ट्रक्टेड ऑल दिस मटेरियल कि लाइट ऐसे प्रोपागेट होती है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये थ्योरी जो स्टार्टिंग की गलती है, लेकिन जो इनका मेन कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है वो ये है कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में सेम समय लगेगा, वेवफ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और स्फेरिकल वेवलेट्स बनाएगा। और इन स्फेरिकल वेवलेट्स पे अगर हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो सेकेंडरी वेवफ्रंट देगा, मतलब जो टेंजेंट आएगी वो सेकेंडरी वेवफ्रंट होगी। अच्छा, तो वेवफ्रंट क्या होती है इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें क्योंकि ये तो असम्पशंस हो गए, आई होप आसानी से समझ आए होंगे।
और थोड़ा बहुत तो रटना ही है। जब वेव फ्रंट समझ आ जाएंगे बच्चों, तभी जाकर आपको समझ आएगा कि इनकी थ्योरी एक्चुअली क्या है। देखिए, वेव फ्रंट की चर्चा करते हैं। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट एक्चुअली ऐसी चीज है, एन इमेजिनरी सरफेस which, या ऐसे कर लो, at each point of which waves are at same phase. भैया ऐसा है कि अगर कोई ऐसी इमेजिनरी सरफेस सोर्स के आगे पीछे बनाई जाए, जिस सरफेस के हर पॉइंट पर वेव पहुंचे और सेम फेज में पहुंचे, तो हम कहेंगे कि वो वेव फ्रंट है। वेव की इक्वेशन में दोबारा लिख रहा हूं और सारी बातें फिर से बता रहा हूं, बोल मत होइएगा कि रिपीट कर रहा हूं, पर ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात अगर ये डाइजेस्ट हो गई तो बात बन जाएगी। कंसीडर करिए पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स को अगर आप देखें तो पॉइंट सोर्स को इस तरह समझा जा सकता है। देखिए, ठीक है, ये ऐसे, और देखिए ऐसे, और ये ऐसे, कई सारी वेव्स बना दी। अब इन वेव्स को आपको गौर से समझना है। ये वेव्स इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। हमें एक ही समय पर यानी सेम टाइम, और क्योंकि मोनोक्रोमैटिक टाइप का है और आइसोट्रोपिक सोर्स है, तो हर दिशा में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकालेगा, तो ओमेगा सेम हो गया। ओमेगा सेम है तो वेव नंबर यानी लैम्डा सेम है। अब अगर ये चीजें ct दूरी चले, ct डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ही बन गया पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए। तो स्फेरिकल ऐसी वेव आएगी, स्फेरिकल ऐसा सरफेस आएगा जहां पर ये दूरी भी बराबर हो जाएगी, ओमेगा भी बराबर है, समय भी बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि जो वेव इक्वेशन है उसका ये जो पूरा का पूरा फेज है ये सेम है। x के बराबर होते ही जो फेज है वो सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सोर्स को ही सेंटर मानते हुए एक सेकेंडरी स्फीयर बना दें, तो सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगी। परफेक्ट स्फीयर नहीं बना है, एडजस्ट करिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा लाइन सोर्स है इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो आपको जो इसकी सिमेट्री के बारे में जानकारी है वो कुछ ऐसी है कि अगर r डिस्टेंस पे जाके एक बढ़िया सुंदर अच्छा सा सिलेंडर ड्रॉ कर दिया जाए, तो गौर से देखिए कि 3D स्पेस में ये ऐसे जा रहा है, बाहर की तरफ ये ऐसे आ रही है, इधर की तरफ ऐसे जा रही है, ये r सेपरेशन, बाहर भी r अंदर भी r, तो बेसिकली सेम समय पर सेम दूरी चलेगी, तो पता चलेगा कि फेज सेम है। और अगर फेज सेम आ गया तो इसका मतलब ये जो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बन रही है, ये वेवफ्रंट सिलिंड्रिकल सरफेस एक और वेवफ्रंट बन जाएगी इस तरह से। देखिए, ये पॉइंट सोर्स के लिए है और ये लाइन सोर्स के लिए है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कहे कि सर सोर्स इंफिनिटी पे है, तो क्या होगा? अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो बच्चों एक दूसरे के पैरेलल रेस आएगा। ध्यान रखिए विशेष, एक दूसरे के पैरेलल रेस आती है। हमने पैरेलल कर ली, ये पैरेलल रेस है, तो जो वेव्स हैं, जो वेवफ्रंट्स हैं, वो ऐसे बनेंगे, ये देखिए, और ये परपेंडिकुलर रहेगी। आप देख पा रहे हैं गौर से कि वेव्स हर बार वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है, वेव्स हर बार वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है। और देखिए वेव ऐसे बाहर जाएगी, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो वेवफ्रंट की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव्स होगी ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा इसे, वेव्स के परपेंडिकुलर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज वेव के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट। अच्छा, हम याद क्या करेंगे कि अगर पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगी। ध्यान रखिएगा, और सोर्स जो होगा वो सेंटर पर होगा। ठीक, दूसरा देखिए,
अगर लाइन सोर्स है, इनफाइनाइट लाइन सोर्स है, तो आपको मालूम चलेगा कि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनने वाली है और सोर्स जो है वो एक्सिस पर रहेगा सिलेंडर की, सोर्स एट एक्सिस। अच्छा, अगर सोर्स इंफिनिटी पे है, सोर्स एट इंफिनिटी, तो रेज आपस में पैरेलल आएंगी, तो प्लेनर वेवफ्रंट बनेगी एंड परपेंडिकुलर टू बीम बनेगी। हर एक रे के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट बननी है और हर वेवफ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट बनेगी, वेवलेट के टेंजेंट पे नया वाला वेवफ्रंट बनेगा। ये कहानी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये वेवफ्रंट की थोड़ी सी कहानी है, इस पे और भी बोला जा सकता है, लेकिन इतना ही एडजस्ट करिए, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो डिटेल ज्यादा हो जाएगी और सीखेंगे इतना ही जितना सिखाया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बातें करते हैं। आई होप बात बन गई होगी। एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वेव आगे ट्रेवल कैसे करती है। लाइट तो आगे ट्रेवल करती है, उनमें अगर ट्रेवल कैसे करती है उसकी भी पूरी ज्योमेट्री है। और वो ज्योमेट्री क्या है कि वेवफ्रंट बनाओ पहले, उसके बाद हर पॉइंट को सोर्स की तरह बिहेव कराओ, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कराओ, पॉइंट सोर्स सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा, और जो वेवलेट्स होंगी वो स्फेरिकल होंगी क्योंकि पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उन पे कॉमन टेंजेंट अगली वेवफ्रंट होगा, एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में रे चली जाएगी। देखिए कैसे इन्होंने कहा कि ये हमारी पॉइंट सोर्स है। थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। इस तरह से एक वेव बनाई, एक्स एक्सिस में भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, और ये सारी वेव्स यहां से जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान रखिएगा, वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, ये नहीं भूलना है। इस पूरी हमें जो पॉइंट सोर्स दिया गया है, इसमें सबसे पहले ये सीटी 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 डिस्टेंस दूर, एक बढ़िया c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, t फॉर टाइम, और डिस्टेंस बराबर हो गई। जब डिस्टेंस बराबर हो गई तो फिर ये जो वेवफ्रंट है ये तो सुंदर सा बन ही जाएगा स्फेरिकल। और स्फीयर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मान के चलेंगे कि हमने स्फीयर भी बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको बाय डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट स्फेरिकल वेवफ्रंट दिखाई देगी। अब ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बनी। ध्यान रखना कि सिखाने की वेवलेट्स कैसे बनाई जाती हैं और हाइगन्स कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये काम सीखने को मिलेगा आगे देखो। अब इसका हर पॉइंट, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, मैं कमी दिखाऊं वरना बहुत डिस्पिच हो जाएगी, तो ये वाला हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स बिहेव करेंगे पॉइंट सोर्सेस की तरह, यानी ऑसिलेट करेंगे, उनके ऑसिलेशन से लाइट आगे जाएगी, वेव है ना। अब ये जो पॉइंट सोर्सेस हैं, क्योंकि पॉइंट सोर्सेस हैं तो ये एक तरह की अपनी खुद की वेवफ्रंट बनाएंगे जिनको हम वेवलेट्स बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स नहीं है, ओरिजिनल सोर्स ये है। ओरिजिनल सोर्स के लिए हम टर्म डिफाइन करेंगे वेवफ्रंट, और सेकेंडरी सोर्स की जो वेवलेट्स होगी, वेवफ्रंट होगी, उनको हम वेवलेट्स बोलेंगे। तो इन्होंने अपनी खुद की एक बढ़िया सुंदर सी सेकेंडरी वेवलेट बनाई, इन्होंने भी एक सेकेंडरी वेवलेट बनाई, इन्होंने भी सेकेंडरी वेवलेट बनाई। और ध्यान दीजिएगा कि ये सेकेंडरी सोर्सेस के लिए वेवफ्रंट्स हैं, तो सेंटर पे कौन रहेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस, और स्फेरिकल ज्योमेट्री में चीजें बनती चली जाएंगी। आप देखिए ये सारे स्फीयर्स बन रहे हैं अच्छे अच्छे, और ऐसा होगा ये इसके लिए ऐसा, इस वाले सोर्स के लिए ऐसा, इस वाले सोर्स के लिए कुछ ऐसा, ये बन गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कीपिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कीपिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कीपिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। ये बार बार रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। कीपिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने रेज खींची। ये जो पॉइंट जहां से रेज निकल रही हैं, इन पर हम लोग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो कॉमन टेंजेंट आ रही है, यही हमारी सेकेंडरी वेवफ्रंट है। ध्यान दीजिए, ये हमारी सेकेंडरी वेवफ्रंट, खूबसूरत सी चीज। एक वेवफ्रंट बनाई, उसका हर पॉइंट को सोर्स मान लिया, पॉइंट सोर्स, उनकी अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स बनी। ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स हैं, ये वेवलेट्स हैं, इन वेवलेट्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट सेकेंडरी वेवफ्रंट कहलाएगा। अब ये जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बन रहा है, इसका खुद का हर पॉइंट इसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हर पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट अगर ले लेंगे तो डिस्पिच बचेगी, इसलिए ऐसा करनी है। तो हर एक पॉइंट पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अपनी वेवफ्रंट बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा। ठीक,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कीपिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू डिफरेंट। जब इन पॉइंट्स पर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये रही कॉमन टेंजेंट आपकी, तो आपको मालूम चलेगा कि ये भी सेकेंडरी वेव फ्रंट है। सेकेंडरी का मतलब टर्शरी मत बोल दीजिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट का मतलब बाद में बनने वाली वेव फ्रंट्स, तो ये अगली वेव फ्रंट बन गई। और कहा जा रहा है कि पहली वाली वेव फ्रंट से दूसरी वाली वेव फ्रंट जाने में जितना समय लगा एक रे को, उतना ही सबको लगा। दूसरी से तीसरी में जाने में एक रे को जितना समय लगा उतना ही सबको लगा। कुछ ऐसा। अगर और बदतमीजी करनी है तो ये भी पॉइंट सोर्सेस हैं, ये भी पॉइंट सोर्सेस हैं, ये भी पॉइंट सोर्सेस हैं। अगेन ड्रॉ स्फेरिकल वेवलेट्स, अगेन ड्रॉ स्फेरिकल वेवलेट्स, अगेन ड्रॉ स्फेरिकल वेवलेट्स, अगेन ड्रॉ स्फेरिकल वेवलेट्स। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट अगेन ड्रॉ कर दीजिए, तो जो कॉमन डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट आएगी, ये भी क्या कहलाएगी आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट। और आप देखिए वेव फ्रंट बनती जा रही है, वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट ट्रैवल कर रही है और लाइट आगे जा रही है। ये बहुत गंदा हो गया डायग्राम बनने के बाद। अगर आप पूरा बनते हुए देखेंगे कि हाउ द डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड तो आपको बेहतर समझ आएगा। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये मेसी है, लेकिन ध्यान रखिए कि हाइगन प्रिंसिपल में ऐसे ही वेव्स को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये जो वेवलेट्स बन रही हैं, ये वेवलेट्स अगर ना बनाई जाए, मैं ड्रॉ ना करूं कि वेवलेट्स कैसी हैं, तो आप देखिएगा हो क्या रहा है कि इसको सेंटर मानता हुआ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है और सोर्स को ही सेंटर मानता हुआ एक और वेव फ्रंट आ रहा है, सोर्स को ही सेंटर मानता हुआ एक और वेव फ्रंट आ रहा है, और सारे वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर जो रेज हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही है। मैंने आपको वो मैकेनिज्म बताया है जिस मैकेनिज्म को हाइगन साहब ने सोचा था और प्रपोज किया था कि लाइट इन पूरे स्टेप्स के साथ वेव फ्रंट्स बनते हैं, वेवलेट्स बनती हैं, फॉरवर्ड एनवेलप बनता है, फॉरवर्ड एनवेलप के कॉमन टेंजेंट पर हमें नई वेव फ्रंट मिलती है और उस नई वेव फ्रंट के बाद फिर से पॉइंट सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं, वो सारे पॉइंट्स, नई वेवलेट्स बनती हैं, फॉरवर्ड एनवेलप बनता है और रेज इस तरह से आगे की तरफ चली जाती हैं। ऑलवेज द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज। ये वो पिक्चर है जो लाइट जा रही है, वेव फ्रंट्स बन रही है। ये वो पिक्चर है कि वेव फ्रंट्स बन कैसे रही है। तो बन ऐसा नहीं कि हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इस तरह के वेव फ्रंट बना रहे हैं, इस तरह के वेवलेट्स बना रहे हैं। उन वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड एनवेलप। ये फॉरवर्ड एनवेलप जो कॉमन टेंजेंट है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगी। उस सेकेंडरी वेवलेट का हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, इस तरह के वेव फ्रंट्स बनेंगे, उस पे कॉमन टेंजेंट सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा, उस पे फिर से कॉमन ये बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, उसके बाद कॉमन टेंजेंट फिर से एक वेव फ्रंट बनाएगा और ये वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, लाइट आगे ट्रैवल करती चली जाएगी। ये है हाइगन कंस्ट्रक्शन। और भी करके दिखाएंगे, बहुत सारे हाइगन कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे, लेकिन अभी इसे एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, क्योंकि सही बात यह है कि 12th के बच्चों को 11th का खास याद नहीं होता, वेव तो स्पेशली नहीं होती क्योंकि अच्छी पढ़ाई नहीं जाती, तो ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चे देखें इसे कम से कम 2 बार देखिए, और एक बार अगर ये समझ आ गया तो बस फिर वेव फ्रंट का जो सिस्टम है ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा, वेव्स की जो इक्वेशंस हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, बात बन जाएगी। आई होप ये जो मैंने पढ़ाया है अभी ये क्लियर होगा। इसको 2 बार देखिए, एंजॉय करिए कि वेव फ्रंट कैसे बनती हैं और वेव कैसे आगे ट्रेवल करती हैं हाइगन के अकॉर्डिंग। हम लोग मिलेंगे वेव फ्रंट्स के बहुत सारे डायग्राम्स के साथ कि किस किस सिस्टम में कैसी कैसी वेव फ्रंट्स बनती हैं, ये सीखेंगे अगले लेक्चर में, जो लेक्चर होगा 3। आधे घंटे के छोटे छोटे सेशंस हम डेली करेंगे और मिलेंगे वेव ऑप्टिक्स के शानदार लेक्चर सीरीज में आरटी एकेडमी में। मेरा नाम दिलजीत सिंह, हम मिलते रहेंगे हर रोज, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।